दीगर धमकियाँ मिल रही हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप केवल मंदिर क्यों जा रहे हैं, आप मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये बात सही है? धमकियां तो जमाने से मिल रही हैं। और मैंने सिर्फ अब देखे संजय भाई, मैं ना छोटी उम्र से एक सोच थी कि आई वॉन्ट रीच 50। अब 57, तो मैं तो 7 साल ऑलरेडी बोनस में मिल गए। तो अब किसी चीज से डर नहीं लगता। मैंने फैसला कर लिया है कि यूरोप में रह रहे हैं ना, बाप नहीं होगा तो भी बच्चे पल जाएंगे। तो अब जो फैसला है कि क्या है कि सच बोलना है और जो सही लगे वो बोलना है। लेकिन मैं अभी सीखने के मरहले में हूँ। मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ, मैं सीखता हूँ। जो मेरी समझ में आ जाता है, मैं मुझे कुछ लोग मान देते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं इनके सामने अपनी बात रख देता हूँ कि भाई मेरी समझ में ये बात आई है। और जितना मैं समझता हूँ सामने रख देता हूँ और अपने लिए एक थोड़ा सा कॉर्नर रखता हूँ करेक्शन के लिए कि आप मुझे करेक्ट करें। और मैं बड़े लोगों से सीखता हूँ। मुझे बड़े दिल से लोग सिखाते हैं चीज़ें। गीता के हवाले से बात करें, मैं गीता की स्टडी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर दुनिया के मज़हब के मानने वाले इंसानों को एक बार कम से कम दिल से गीता गौर से समझ के पढ़नी चाहिए। आपकी दुनिया बदल जाएगी। और हमें भी बड़ा चीज़ें समझ में आई हैं। और अभी मैंने कहा ना, मैं समझने के मरहले पे हूँ। धमकियाँ आएंगी, फतवे आएंगे, साजिशें भी होंगी मारने की, क्या कुछ होगा। इवन यहाँ पे मुझे इंडिया में कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि ज़रा अपनी सिक्योरिटी रखना, ज़रा ध्यान रखना, अपने आगे के प्रोग्राम एडवांस में नहीं बताना कि तुम कब कहाँ जा रहे हो। शुरू में 1-2 दिन ध्यान रखा, फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर इस जमीन पे मुझे कत्ल कर दिया गया ना, तो मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की बात कोई नहीं होगी। अगर इस जमीन में मेरा खून बहेगा तो फिर और मुझे क्या चाहिए। और मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं। हाँ, बैक होम लंदन में खतरे रहते हैं। जिहादियों का लंदनिस्तान है वो, वहाँ पे सारे जिहादी हैं। वहाँ तो गोरा डरता है, तो हमारी क्या हैसियत। हम तो फिर बगावत पे तुले हुए हैं। तो ये एक है मसला। लेकिन अब पीछे हटने का हमने दरवाज़ा बंद करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। पीछे से कोई वापसी का रास्ता नहीं रखा है। जिस सफ़र पे निकल गया हूँ, पता नहीं कहाँ लेके जाए। कभी 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 मेरा दिल भी करता है। एक बार मैंने अपनी बीवी को कहा, वो मेरे को यूँ देखने लगी, कभी पागल वागल हो गया। मैं कहा यार, मेरा दिल करता है मैं कैलाशनाथ चला जाऊँ, मुजर्रद बन जाऊं, वहां पे सन्यासी बन के कैलाशनाथ की पहाड़ियों में बैठा रहूं। पागल हो गए हैं? मैंने कहा पागल समझ लो तुम, हम तो पागल लोग ही हैं। तो भाई पता नहीं ये सफर कहाँ लेके जाए, लेकिन महादेव से प्यार हो गया इस सफर में। जी आरिफ भाई, और हम ये भी देखते हैं कि जो ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, जो यहाँ के ख़ास तौर से जिसको मैं अशराफ मुल्ला मौलाना तबका कहता हूँ, कि उसके दिमाग में घर किए हुए है और वो पूरी तरह से अभी भी वही जो आपने ग़ज़वा हिंद वाली बात कही उस पे लगा हुआ है। उसको ये इम्कान है कि साहब कि ये तो हमारी सल्तनत थी, ये हमारी मुग़ल एम्पायर थी, हमें मुग़ल एम्पायर वापस चाहिए। वो उसी तरह की हरकतें करता है। जबकि यही बात अभी आई, आजकल हमारे यहाँ एक मसला चल रहा है बड़ा, हिजाब वाला, और उसके ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट में इस वक्त बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है। उसमें तरह तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ख़ास तौर से ये जो दिमागी पाकिस्तान वाले सारे के सारे, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, इनके जो अब्बा हुजूर हैं सऊदी अरब वाले, वो तो हदीसों को भी नकार रहे हैं। वो अपना जो झंडा है उस पर जो आपका कलमा लिखा हुआ है उसको भी हटा रहे हैं। उन्होंने हिजाब पर भी जो हिजाब की पाबंदी थी ख़वातीनों को, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है।
तो ये जो हवा तब्दीली की है, क्या आपको लगता है कि कभी बर्रे सगीर में ये यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आएगी? देखें, 14 फरवरी अभी 3-4 दिन पहले निकली है। पहली बार सऊदी अरब में लाल कपड़े, लाल अंडरगारमेंट्स दुकानों में बाहर शोकेसों पे सजा के बेची गई। ये पहली बार हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब ना सिर्फ ये कि तब्दील हो रहा है, तेजी से तब्दील हो रहा है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी तेजी से चीजें होंगी। मैंने तो बचपन जवानी वहां पे सऊदी अरब में गुजारी है। मुझे तो पता है कि कितना स्ट्रिक्ट वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ के रूल्स हैं, जो शरिया जो वहाँ पे एक तलवार की तरह काम करती थी। आज सऊदी चेंज हो रहा है, दुबई अबू धाबी वगैरह पहले से ही चेंज है। अब सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान मुश्किल है, इसलिए कि सऊदी है ना, उनके यहाँ मदरसे नहीं है। इन्होंने अरब कंट्रीज में आपको कहीं मदरसे नहीं मिलेंगे। इन्होंने अपने बच्चे को घर में ही जो सिखाना होता है सिखा देते हैं, इसके बाद। और मेजॉरिटी ऑफ सऊदी अरब के जो लोग हैं ना, वो फॉरेन एजुकेटेड हैं। मैं वहाँ पे रियाद बैंक में काम करता था, 3 साल मैंने काम किया है। तो मैं ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर का कोऑर्डिनेटर था मैं। तो वहाँ पे जितना भी सऊदी स्टाफ था, उसमें हम सैकड़ों लोगों को यूरोप और अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूल्स में भेजते थे। 9 महीने का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता था। इसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के कोर्सेज कराते थे। कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में बाकायदा ग्रेजुएशन कराते थे। तो ये मॉडर्न एजुकेशन वाले लोग हैं। इन्होंने मदरसा एजुकेशन कम ही ली है, मतलब बिल्कुल नहीं ली है, लेकिन एक्सट्रीम रिलीजियस की तरफ इनका उसामा बिन लादेन जैसे कम लोग हैं। दूसरा एक फैक्टर है कि सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है, उस अमीर मुल्क ने अपनी सऊदी पॉपुलेशन को प्रोस्पेरस रखा है। तो क्या होता है कि एक प्रोस्पेरस पॉपुलेशन फिर अपने रूलर पे ट्रस्ट करती है, और उनको पता है कि हमारा रूलर करेक्ट है। तो वो मोहम्मद बिन सलमान ने जो कह दिया कि सुबह है, तो वो कहते हैं सुबह है, क्योंकि हमारा सब कुछ हमें खुशहाली में रखा है, तो वो सही लेके जा रहे हैं हमें। वो कहता है रात है, तो वो कहते हैं रात है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो कम्युनल लीडर्स हैं ना, उन्होंने मुसलमान अपने बच्चों को तो हमेशा हायर एजुकेशन, 5 स्टार लाइफ देते हैं, लेकिन आम मुसलमान को मदरसों में पढ़ने पे मजबूर करते हैं। जैसे आपने अभी देखा है कि हिजाब गर्ल का मसला हुआ, तो राना अयूब जो कि आधे कपड़ों में भी निकलती रहती थी, वो हिजाब पहन के तस्वीरें बना रही है, शेयर कर रही है। और ये जितने कम्युनल लीडर्स हैं, वो प्रोमोट करने लगे कि नहीं, हिजाब तो पहनना चाहिए, हिजाब इज माई राइट। सबा नकवी कभी उसको दुपट्टा पहने नहीं देखा, हिजाब इज माई राइट। तो इस किस्म के लोग हैं ना, ये अपने घरों को तो वेस्टर्न स्टाइल में, अपनी ड्रेसिंग, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी वेकेशंस, लेकिन आम मुसलमान को डरबे में बंद करके रखा है। उनको मदरसे में पढ़ने पे मजबूर किया जाता है। उनको इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर रखा है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होगा, उसकी सोच की राहें खुलेंगी, क्योंकि प्रोस्पेरिटी होगी। एक गरीब आदमी होगा, वो बेचारा। तो मुसलमानों को पर्पसफुली, आम मुसलमानों को एक खड्डे लाइन लगाया हुआ है इन साउथ एशिया के कम्युनल लीडर्स ने। तो यहाँ पे तब्दीली अगर लानी है, तो बड़े बड़े काम करने होंगे। सबसे पहले मदरसा ख़त्म करना होगा, स्ट्रांगली। प्राइवेट, सरकारी सारे मदरसे बंद करने होंगे आपको। बिल्कुल नहीं, आपको जो मजहबी तालीम देनी है घर में दो। दूसरा, जिस तरह सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर को कम किया, जिस तरह तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाई, ऐसे स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लॉ के जरिए लाने होंगे, जिससे कि आप इनको मेन स्ट्रीम पे ला सकेंगे, ना कि उनको आप उस 1400 साल पुरानी जिंदगी की तरफ जाने देंगे। बड़े सख्त काम करने पड़ेंगे, तो जाके आप अगली जनरेशन अच्छी पैदा कर सकेंगे। अदरवाइज ये जनरेशन तो बिगड़ गई है। पिछली जनरेशन जो इस वक्त है, जो बड़ी उम्र के, वो बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए से मतलब ये है कि वो, मैं उनको जाहिल कहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल जहालत है। पीछे लेके जा रहे हैं 1400 साल पहले। तो अगली जनरेशन को बिल्ड करने के लिए अभी से सरकार को, ओपोजिशन को और सोसाइटी को मिलके काम करना होगा।
जी, और यहाँ का जैसे आपने अभी बात की थी आपके इमाम बुखारी की जामा मस्जिद वाले जो इमाम हैं, कि उनको ये बड़ा रंज था कि हमारे अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मान लीजिए पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है या पीओके पर एक तरह से भारत काबिज़ हो जाता है। एक बार तो आपने कहा था, मुझे याद है मेरे ही शो में ये कहा था कि पाकिस्तान की अब हैसियत नहीं रही कि वो पीओके ज़्यादा दिन तक रख सके। चाइना ने भी उसको एक तरह से इग्नोर कर दिया है, अब वो सीपेक पे भी वो ध्यान नहीं दे रहा है और अमेरिका भी जो है उसके ऊपर पूरी तरह से चाबुक चला रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उसने अपने कब्ज़े में ले लिया है और जैसे मर्ज़ी आती है वैसे पाकिस्तान की करेंसी को डुबोता रहता है। और उनके लोग जो हैं वो आजकल अगर आप देखें पाकिस्तानी चैनल्स को तो हर वक़्त शापा ही कहते रहते हैं। मैं तो आज देख के हैरान रह गया, एक हमारे वो औरिया मकबूल जान जैसे रेडिकल, वो भी कह रहे थे कि यार हमने हिंदुस्तान से तक़सीम होके गलती कर दी। तो ये अगर पाकिस्तान की टेरिटरी ख़त्म हो जाए तो क्या जो पाकिस्तान का आइडिया है ये ख़त्म हो सकता है? देखें, कई रीज़न्स हैं इसके पीछे। पहला रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान से भारत में अगर हम देखें तो प्रॉक्सीज़ और टेररिज़्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पंजाब आर्मी करवाती है और पंजाबी आर्मी सिंध और बलूचिस्तान के पैसे पे पलती है। तो जब सिंध और बलूचिस्तान अलग हो जाएंगे तो पाकिस्तान का नेशनल एक्सचेकर को 70% तो सिंध से जाता है, बाकी बलूचिस्तान से जाता है। आपने औरिया मकबूल जान की बात की तो औरिया मकबूल जान ने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि कराची में 200 मार्केट है, जिसमें से एक मार्केट का जो टैक्स कलेक्शन है वो पूरे लाहौर सिटी के कलेक्शन से ज्यादा है, एक मार्केट का 200 में से। तो पंजाब तो टैक्स भी नहीं देता, पंजाब की तो अपनी कोई प्रोडक्शन भी नहीं है सिवाय टेररिज्म के। पंजाब क्या प्रोड्यूस करता है? ना इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक गंदुम पैदा करता है, बाकी खाते रहे वो रोटी पराठे बैठ बना के खाते रहे। पैसा फिर नहीं होगा सिंध और बलूचिस्तान अगर अलग हो जाते हैं तो आर्मी कमजोर होगी। दूसरा इसके पीछे फैक्टर ये है कि आपने अमेरिका की बात की तो देखें अमेरिका भी बड़ा ही हिपोक्रेट है। अमेरिका से बड़ा हिपोक्रेट दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कि उसामा बिन लादेन इनका दुश्मन था तो उसको पाकिस्तान में जाके मार दिया। एमन अल जवाहिरी, अबू फरज अल लिबी, अबू जुबैदा सबको जाके मार के आते हैं। इनको नहीं पता दाऊद इब्राहिम कहाँ है, इनको नहीं पता हाफिज सईद कहाँ है, इनको नहीं पता मसूद अजहर जिसको हाईजैकिंग इंडिया के प्लेन की करके लेके गए थे। तो भारत में पाकिस्तान कुछ भी करे ना तो अमेरिका को परवाह नहीं है। आपने कहा कि अमेरिका ने स्टेट बैंक ले लिया, पाकिस्तान को चाबुक मार के चला रहा है, तो वो अपने मफाद के लिए। भारत के हवाले से अमेरिका को परवाह नहीं, वो पाकिस्तान को फ्री हैंड दिया हुआ है, कहां पे उधर जो करना है करो। तो अमेरिका के उसको ऊपर वो नहीं हम मान सकते। हाँ, पाकिस्तान टूटने से ये होगा कि पाकिस्तान एक तो ये कि कमज़ोर होगा फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा पंजाब कमज़ोर हो जाएगा और उसकी एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर होंगी। दूसरा ये है कि समंदर खाली कराची सिंध और बलूचिस्तान के पास है। तो जब समंदर नहीं होगा तो समंदर की अहमियत आपको भी अच्छी तरह पता है। एक लैंडलॉक पंजाब क्या कर लेगा। और अगर सिंध और बलूचिस्तान अलग होते हैं तो जाहिर है जंग होगी तो जाके अलग होंगे ना, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं होगा। यूगोस्लाविया 5 हिस्सों में टूटा था तो एक कयामत आई थी। तो उस जंग के नतीजे में पंजाब बहुत कमजोर होगा। फिर एक और फैक्टर देखना होगा कि सदर्न पंजाब जो कि सराइकी बेल्ट है, वो मुल्तान, वियाड़ी, लोधरा, डेरा गाजी खां, वो पूरा एंटी पंजाब है क्योंकि तरक्की सारी सेंट्रल पंजाब में हो रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, इधर ही तरक्की हो रही है। नीचे पंजाब मुल्तान साइड पे आप चले जाएं, आपको बिल्कुल ही बुरे हालात मिलेंगे। वो बेल्ट भी एंटी पंजाब है। तो पाकिस्तान के टूटने से बहुत फर्क पड़ेगा। और भारत में फिर कौन स्लीपर सेल सेल चला रहा है? पाकिस्तान ही चला रहा है।
कौन टेररिस्ट भेज रहा है? पाकिस्तानी भेज रहे हैं। चाइना की भारत के खिलाफ एक्टिविटीज भी ज्यादातर थ्रू पाकिस्तान है। वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सब कमजोर पड़ेंगी। फिर ये स्लीपर सेल्स किसके ऑर्डर पे चलेंगे? कोई ऑर्डर देने वाला ही नहीं होगा। फिर इनकी फंडिंग कौन करेगा? आज आपके भारत में ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजी जा रही हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं, तो फिर खुद भूखे मर रहे होंगे, यहाँ पे क्या भेजेंगे? तो बड़ा फर्क पड़ेगा। बड़ा फर्क नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे जो फसाद पैदा करने वाले लोग हैं, यहाँ पे जो शैतानी चरखा चला रहे हैं ना, उनका स्पॉन्सर, इनका पैटर्न खत्म हो जाएगा, तो फिर ये क्या कर सकेंगे? फिर ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। ये मेरा समझना है। इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालात पे चलें, आप यहाँ जयपुर डायलॉग के स्टूडियो में यहाँ हैं, यहाँ से आप हमारे भारतीय भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कदर करें इस देश की। आप नसीबदार हैं, आप इस देश में पैदा हुए। दुनिया का अजीम तरीन देश है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ पे भारत में बैठा हुआ हूँ तो मैं मक्खन पालिश कर रहा हूँ। मैं अपने आर्ग्यूमेंट से आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जिस जमाने में दुनिया में स्कूल नहीं होते थे, यहाँ यूनिवर्सिटीज होती थी। जो आज आपको फिलोसोफर दुनिया में फिलोसॉफी बताता है, जीने की राहें बताता है, यहाँ पे हजारों साल पहले वेदों ने बता दी। जो आज साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, वो मतलब आपके हिस्ट्री जो है वो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री से पुरानी है। इस देश की कदर करें। ये वो देश है जिसको भांत भांत के इन्वेडर्स ने लूटा है, नोच नोच के खाया है। 45 ट्रिलियन पाउंड तो खाली इंग्लैंड लेके गया है 200 साल में। सोचें, गजनवी, तैमूर, मुगल्स, खिलजी सब कितना लेके गए होंगे। ये जो दिल्ली अभी 100 150 साल 200 साल पहले अब्दाली आता था, वो कितना लूट के ले जाता था। इसके बावजूद आज इस देश की हालत देखें। दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड के वैक्सीनेशन जो हैं वो सप्लाई किए हैं मुफ्त में यहाँ पे पूरी दुनिया को। अड़ोस पड़ोस में ख्याल रख रहा है। अफगानिस्तान में ओनली कंट्री जिसने पॉजिटिव किरदार अदा किया, बाकी सब ने नेगेटिव किरदार अदा किया। ओनली कंट्री। अभी श्रीलंका का हालत खराब थी, इनको $900 मिलियन दिए। जबकि इसी देश का एक बाजू जो कि आज वेस्ट इंडिया जो है वो पाकिस्तान कहलाता है, वो भीखे मांग रहा है दुनिया से। वो पूरी दुनिया में भिकारिस्तान के नाम से मशहूर है। लोन मिले तो लोन, भीख मिले तो भीख, नहीं तो चोरी कर लो। लेकिन ये है भारत। कभी आपने सुना होगा कि कहीं जाके कहा हो? बल्कि अभी कोविड का जो सेकंड वेव आई थी, यहाँ पे थोड़ा मसला हुआ था तो पूरी दुनिया ऑफर कर रही थी हम मदद करेंगे। भारत ने कहा क्या समझा हुआ भाई, हमें कुछ किसी की मदद वदद नहीं चाहिए। ये देश है। देशवासियों, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, एथेइस्ट हैं, लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इंडियन। अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी अपने इंडियन नेशनलिज्म को दें। गर्व से कहें कि मैं इंडियन हूं और इस देश के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इससे मोहब्बत करें। इसके अंदर रहने वाले एक एक आदमी से मोहब्बत करें। ये जमीन बहुत बड़ा नेमत है आप लोगों के लिए। हम लोगों से पूछे ना, आज तो समझ थोड़ी बहुत चीजें आई हैं। बचपन से हम पूछते थे अपने फादर से, क्या कयामत आई थी आपको उधर से छोड़ के आ गए आप? अपनी माँ से पूछते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, दोनों में। देखा, हमारे फैमिली में खाली मेरे फादर ने आजा क्या अपने नाम के साथ लगाया, अंदाजा लगाएं कितना उनको प्यार होगा। बाकी सब मेरे दूसरे चाचाओं ने अपने नाम के साथ दादा का नाम लगाया था, मेरे दादा का नाम। आंसू आ जाते थे माँ और बाप दोनों के नाम
आंखों में भारत का नाम सुन के बताते थे कि कितनी खुशहाली से यहाँ पे रहते थे, और एक एक वाकयात सुनाते थे अपने बचपन के। फिर पाकिस्तान चले गए। आप हमें पाकिस्तानी कहते हैं, वहां वाले हमें हिंदुस्तानी कहते हैं। वो कहते हैं तुम तो इंडियन हो ना, मुहाजिर हो ना, इंडियन हो ना। अब कहाँ जाए हम, दर बदर हो गए ना। ना जाते हमारे पिताजी भारत छोड़ के, तो आज हम भी इंडियन होते, हमारा भी जन्म इधर ही कहीं हुआ होता। तो फख्र करें, कदर करें। ये देश है तो आप हैं, ये देश है तो आप हैं। और ये देश सिर्फ अभी की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में तक नहीं है महदूद, ये थाईलैंड से लेकर अफगानिस्तान तक, ब्रिटिश इंडिया का नक्शा उठा कर देख लें, ये है आपका देश। वापस वहां पहुंचना है, आप पहुंचा सकते हैं।